नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हो गया हूँ आपके खिदमत में आज की 3 बड़ी खबरों के साथ। आज वो खबरें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिस पर देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा हो रही है। पहली खबर है शाहरुख खान को लेकर। शाहरुख खान जो आईपीएल 2026 के लिए अपनी फ्रेंचाइजी केकेआर के लिए मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के बाद बुरी तरह से फंस गए हैं। देश के हिंदू संगठनों ने विरोध बढ़ा दिया है। बहुत तेजी से विरोध किया जा रहा है इस बात को लेकर के मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के प्लेयर हैं, उन्हें 9 करोड़ 20 लाख का शाहरुख खान ने खरीदा। ये गद्दारी जैसा है क्योंकि भारत के हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है। मामला बहुत ज़्यादा डिबेट मांगता है कि क्या ये नाराज़गी हिंदू संगठनों की जायज़ है। इस पर बात की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल इतना बात बढ़ गई है कि उत्तर प्रदेश के आगरा की हिंदू महासभा की अध्यक्ष मीरा ठाकुर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी हैं शाहरुख खान की जीभ काट कर लाने वाले पर। शाहरुख खान जो देश की पहचान, देश ही नहीं दुनिया भर में पहचाने जाते हैं, देश को पहचान उनसे मिलती है। बहुत सी जगह ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो शाहरुख खान को जानते हैं इस वजह से कि वो भारत के एक बड़े एक्टर हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस तरह से 1 लाख रुपए का ऐलान कर दिया जाना किसी मशहूर शख्सियत के जीभ काटने पर, ये अपने आप में अजीबोगरीब है। दुनिया इस पर बात कर रही है कि क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो हिंदुस्तान की एक पार्टी है, उसके राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह ने एक बयान दिया है इसी से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि अगर एक बांग्लादेशी प्लेयर को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदने की वजह से शाहरुख खान गद्दार हैं, तो शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, उनको पनाह देने वाले नरेंद्र मोदी क्या हैं, उनकी सरकार क्या है। अपनी जगह पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी शख्सियतें, सिर्फ 1 लाख का इनाम ही वाली बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संगीत सोम, उन्होंने भी देश विद्रोही करार दिया है शाहरुख खान को। बहुत बड़ी बात कही है, देश विद्रोही हैं। राम भद्राचार्य जो हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी शख्सियत और बड़ी पवित्र और मुकद्दस शख्सियत माने जाते हैं, उन्होंने भी शाहरुख खान को गद्दार कहा है। अब गद्दारी इसमें कहाँ तक है, इस बात पर तो आप भी गौर कर सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई जो गवर्निंग बॉडी है सबसे बड़ी भारत में क्रिकेट की, उसने कहा है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स पर किसी तरह का कोई बैन नहीं है। यानी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन देश में जो चरमपंथी हिंदू संगठन है उन्हें बहुत परेशानी है। दुनिया में इस खबर पर बात की जा रही। दूसरी खबर आपके सामने मैं पेश करता हूं जो बांग्लादेश की जमात इस्लामी चीफ शफीकुर रहमान से जुड़ी हुई है। शफीकुर रहमान ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मुझसे 2024 में जब मेरी बाईपास सर्जरी हुई तो तमाम देशों के राजदूत मिलने और घर पर मेरा हाल चाल लेने आ रहे थे। उसी बीच भारतीय राजदूत भी आए, उन्होंने भी मेरा हाल चाल पूछा, समझा, मेरी सेहत के बारे में जानकारी की और जाते वक्त मुझसे एक आग्रह किया कि कृपया मेरी इस मुलाकात को गुप्त रखें, मीडिया में न कहें। तो मैंने वो मुलाकात किसी से नहीं बताई थी। जब उन्होंने ये बयान दिया, ये इंटरव्यू में कहा, तो बांग्लादेशी मीडिया, बांग्लादेशी अखबार छप गए इस खबरों से कि जमात इस्लामी के चीफ ने गुप्त मीटिंग की भारतीय राजदूत से। हंगामा मच गया तो शेख शफीकुर रहमान फिर आए और फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा कि हमने कोई गुप्त मीटिंग नहीं की थी, भारतीय राजदूत ने इसरार किया था कि कृपया इस मीटिंग को गुप्त रखें। मीटिंग में सिर्फ इतना ही था कि वो आए थे हमारा हाल चाल लेने, लेकिन उन्होंने कहा तो हमने इसे गुप्त रखा था, इसमें कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई थी। आप जान जाएं कि जमात इस्लामी जो बांग्लादेश में काफ़ी एक्टिव है और मुझे लगता है कि चुनाव जो अब हो रहे हैं उनकी आज़ादी के बाद से पहला चुनाव है कि जिसमें ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि जमात इस्लामी बहुत बड़ी सियासी ताकत बनकर उभरने जा रही है। शेख शफीकुर रहमान न सिर्फ एक आम आदमी रह गए हैं, बल्कि जमात इस्लामी आने वाले चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है कि शफीकुर रहमान का कद बहुत बड़ा हो जाए। भारत बांग्लादेश के रिश्ते जो अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके हैं, उसमें शेख शफीकुर रहमान का इस तरह का बयान, भारतीय राजदूत से उनकी मुलाकात, ये सब बहुत मायने रखती है कि देश के ताल्लुकात किस तरह के हो रहे हैं, हमारे पड़ोसियों से हमारे संबंध किस तरह बिगड़ते चले जा रहे हैं। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर। कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में आप तो जानते ही हैं कि पहले उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की, जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस ज़मानत पर रोक लगा दी। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर
सामने आई और उन्होंने अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी प्रमुख हैं उनसे एक दरख्वास्त की, अपील की, बहुत मार्मिक अपील एक बेटी ने अपने बाप के ताल्लुक से समाजवादी मुखिया से की। उन्होंने कहा कि कृपया अखिलेश जी अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कि मेरे पिता या मेरे परिवार को भद्दी भद्दी गालियां न दें, क्योंकि अगर मेरे पिता दोषी हैं, उन्होंने अपराध किया है तो उन्हें फांसी दे दी जाए, लेकिन बिला वजह की भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां उनके परिवार को न दी जाएं। जिस पर समाजवादी पार्टी से जुड़े एक यूज़र ने रिप्लाई किया उन्हें कि जब डिम्पल यादव को तरह तरह की बातें लिखी जाती हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, तो ऐश्वर्या सेंगर कभी कुछ क्यों नहीं बोलती। ये बात अपनी जगह पर चल रही है कि दोनों पार्टियों के वैचारिक मतभेद, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की, वो अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्या सेंगर, जाहिर है कि एक बहुत दुविधा की ज़िंदगी इस वक्त चल रही होगी, बहुत परेशानी का सा माहौल होगा उनके घर का, तो उन्होंने एक अपील की है। आगे होता क्या है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग लिखते पढ़ते हैं उन पर क्या कोई लगाम लगाई जा सकती है, ये सब समय बताएगा। तीसरी खबर है न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी से जुड़ी हुई। उन्होंने भारत में उमर खालिद जो काफ़ी दिनों से जेल में बंद हैं, उनको एक चिट्ठी लिखी है। सिर्फ चिट्ठी टाइपराइटर से टाइप नहीं की गई बल्कि अपने हाथ से लिखी है। उन्होंने लिखा कि उमर खालिद के बारे में हम सोच रहे हैं, हम चिंतित हैं। उनके माता पिता से अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हमें आपकी चिंता है। अब क्या ये उमर खालिद की गिरफ्तारी का मुद्दा, जिस तरह से इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है ज़ोहरान ममदानी के इंटरफेयर के बाद, इस चिट्ठी के बाद, तो क्या कहीं ना कहीं उनकी रिहाई के भी संकेत हो सकते हैं? ये सब भी समय बताएगा। लेकिन बड़ी खबर है कि ज़ोहरान ममदानी जो 2.5% शायद न्यूयॉर्क में मुस्लिम वोटर्स हैं, वहाँ पर वो जीत कर आए हैं और एक बड़े पद पर आने के बाद भारत में एक आम आदमी ही, मैं कहूँगा, कि जो जेल में बंद है, उसको अपने हाथ से चिट्ठी लिखी है। तो ये 3-4 खबरें हैं जो इस वक्त सुर्खियों में हैं। इसके अलावा कल क्या खबरें होती हैं जिन पर चर्चा होती है, वो आपके सामने लेकर आऊँगा। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।